नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 7 शुरू हो रहा है। दिल्ली सल्तनत पार्ट 2, 1200 एडी से लेके 1400 एडी। पार्ट 1 है इसका, खिलजी तुगलक। और कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेंशन हुआ दिल्ली सल्तनत का, इसके बारे में जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना बात करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक रेफरेंस प्लेलिस्ट दिखाई थी, मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई। तो मिडवल हिस्ट्री प्लेलिस्ट, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट वीडियोस, वैसे तो 11 वीडियोस है पर बहुत सारी वीडियोस इंग्लिश हिंदी दोनों बना रखी हैं। ओके, इसलिए इफेक्टिवली कम है, 5 ही 6 इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो वीडियोस देख लीजिए जाके आप। मैंने पिछली वाली वीडियो में रेफरेंस दिया है, तो आई होप आप एक लाइन से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। बलबन की डेथ हो जाएगी 1286 AD में। जैसे ही डेथ होती है यहाँ पे दिल्ली में फिर से कंफ्यूजन, कौन बैठेगा बलबन की गद्दी पर। तो बलबन ने अपना सक्सेसर किसको चूज किया था, तो प्रिंस महमूद को उन्होंने अपना सक्सेसर चूज किया था। लेकिन प्रिंस महमूद तो मंगोलों के साथ लड़ाई में मर गया। एक और दूसरा बेटा था बलबन का, बुगरा खान। बुगरा खान को बलबन ने अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ बंगाल प्रोविंस। आपको पता है कि तुगरिल नाम का एक गवर्नर था, वो दिल्ली सल्तनत की बात मान नहीं रहा था। पहले बलबन को हाँ बोला, फिर बाद में बोला कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बलबन को गुस्सा आ गया, बलबन ने दौड़ा दौड़ा के मारा तुगरिल खान को। तुगरिल खान की फैमिली को भी मार डाला, बहुत दर्दनाक मौत दी ताकि बाद में उसके साथ कोई दगाबाजी ना करे। और बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया अपने बेटे बुगरा खान को। अब जब बलबन मरा तो बुगरा खान से बोला गया कि तुम एक काम करो, दिल्ली में आओ, दिल्ली में आके थ्रोन पे बैठो। बुगरा खान ने मना कर दिया। बुगरा खान पता था कि वैसे वहां चील कौए बैठे हैं दिल्ली में, दिल्ली की सेंट्रल गद्दी को लेके इतनी पॉलिटिक्स होती है, मैं बंगाल में ठीक हूँ, मेरी जिंदगी जीने लायक मुझे बंगाल में मजे मिल ही रहे हैं, तो मैं नहीं आऊंगा दिल्ली। और उसने दिल्ली आने से मना कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बता दिया बंगाल का। और दिल्ली से सारे टाइज उसने तोड़ दिए। मतलब दिल्ली वालों अपना देखो, मैं ना आ रहा, ये बोलना था बुगरा खान का। तो बुगरा खान प्रेफर कर रहा था कि मैं बंगाल बिहार में रूल करूंगा, और अगले 40 सालों तक उसने रूल किया। अच्छा ही डिसीजन बोलूंगा मैं, क्योंकि दिल्ली चला जाता और अगले 1-2 सालों में मार दिया जाता किसी षड्यंत्र के अंदर, तो उसका क्या ही मतलब होता, फिर हिस्ट्री मजाक बन के रह जाता। कम से कम 40 साल के लिए बुगरा खान ने बंगाल पर राज तो किया। चलिए, हालांकि इसको आप कह सकते हो कि एक कम एम्बिशन वाली बात भी है, क्योंकि अगर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता बुगरा खान, तो ऑलमोस्ट वो पूरे देश में किस प्रकार से हिस्ट्री आगे जाएगी इस बात को डिसाइड कर सकता था। ऐसे वो बस बंगाल का एक लोकल रूलर बन के रह गया। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है किसी हिस्टोरिकल इवेंट को देखने के। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जब बलबन के ये 2 बेटे सामने नहीं आ रहे हैं, प्रिंस महमूद मर गया, बुगरा खान ने आने से मना कर दिया, तो एक ग्रैंड सन था बलबन का, उसको गद्दी पर बैठाया गया। बहुत छोटा था, बहुत इनएक्सपीरियंस था। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अब यहाँ पे फिर से इन टर्किश चीफ्स को मौका मिल जाएगा। ये जो टर्किश चीफ्स हैं वो क्या चाहेंगे कि भाई बड़े बड़े ऑफिसर्स को मोनोपोलाइज करेंगे, ये छोटा सा बच्चा गद्दी पर बैठ गया है, इसको अपने हिसाब से नचाएंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। अब यहां तक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने बलबन के समय पे आपको बताया था कि जो सिर्फ टर्किश नोबिलिटी थी, सिर्फ उसको ही चीफ बनने का मौका मिल रहा था, उसको ही चहलगानी में जगह मिल रही थी, उसको ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर की पोस्ट मिल रही थी, डिपार्टमेंट मिल रहे थे। लेकिन टर्किश के अलावा भी तो मुस्लिम्स थे। अब देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे नॉन टर्क्स थे, जैसे कि खिलजीज थे, ये भी इंडिया में आ रखे थे। तो जब गोरी का इन्वेजन हुआ था, मोहम्मद गोरी का, उस समय पे भी बहुत सारे खिलजीज आ रखे थे। केवल ऐसा तो ही ना था कि इनकी आर्मी में केवल टर्क्स ही थे, बहुत सारे इंडिया के कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे, जो कि पहले हिंदूज थे बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, तो वो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे। उनके अंदर भी मेरिट थी, उनके अंदर भी सारी काबिलियत थी। तो वो भी यहाँ पे बहुत लंबे समय से बोल रहे थे कि भाई हमको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दो, हमको इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दो। तो कहीं ना कहीं अब टर्किश नॉबल्स ये जो मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो चीजें यहाँ प्रॉब्लमेटिक होने वाली थी। और रही बात मोनार्की पे सेटल होने की, तो समझिए बलबन ने क्या किया था। बलबन ने जो मोनार्की का बेटा था, आप समझ सकते हो कि इल्तुतमिश की जो फैमिली थी, इल्तुतमिश का जो बेटा था, उसको ही तो मारा था बलबन ने, और उसको मार के गद्दी पर बैठा था। तो बलबन खुद यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट करके गया था, जिसने नसीरुद्दीन महमूद को बेटे को मार के वो गद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटा था, ठीक है ना। और नसीरुद्दीन महमूद का जो बेटा था, कहीं ना कहीं उसको भी गद्दी पर नहीं बैठने दिया बलबन ने। तो बलबन जिसकी प्रॉपर बाई बर्थ गद्दी थी, उसको उसने बैठने नहीं दिया, और खुद वो गद्दी पर बैठा और उसने एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। तो यहाँ जितने भी खिलजी चीफ थे, जितने भी इंडियन मुस्लिम्स थे जो कि कहीं ना कहीं नोबिलिटी में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उनको लग रहा था कि भाई हमें इंपॉर्टेंट पोस्ट दो।
अब ये टर्किश चीफ्स आके यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट पकड़ेंगे तो काम चल नहीं पाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, खिलजीज की। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ खिलजी नॉबल्स उठा जिसके हेड थे जलालुद्दीन खिलजी। ये जो पद्मावत नाम की मूवी आई है इसमें जलालुद्दीन खिलजी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया गया। आप देखोगे कि जो नॉर्थ वेस्ट की मार्च थी, उस नॉर्थ वेस्ट की मार्च में जलालुद्दीन खिलजी लड़ाई कर रहे थे। तो बलबन की तरफ से, बलबन की आर्मी में जलालुद्दीन खिलजी नॉर्थ वेस्ट में जाके कहीं ना कहीं मंगोलों को पीछे धक्का मार रहे थे, और बहुत सारे मंगोलों के अगेंस्ट जो सक्सेसफुल इंगेजमेंट्स थे वहां पे जलालुद्दीन खिलजी इन्वॉल्व थे। मैं आपको एक बात बता दूं, जलालुद्दीन खिलजी भी एक अच्छा मिलिट्री कमांडर था। जितना उसको उल्लू पद्मावत मूवी में दिखाया गया है ना, उतना उल्लू वो है नहीं। मैं आपको बता दूं, ही वॉज क्वाइट टैलेंटेड। बस ये अलग बात है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मारा तब तक वो बूढ़ा हो चुका था। और ऐसे क्रूअल माहौल में जहां पे डायनेस्टीज और गद्दी के लिए इतनी लड़ाई होती है, वहां पे आपके अंदर की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां पे आप बूढ़े हुए, कमजोर हुए, भाई आपको हटा दिया जाएगा। तो आप देखोगे बलबन की मौत के बाद जो इसकी इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर्स हैं, 1290 में उनको उनकी गद्दी से हटा देगा कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ये जो जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठने की कोशिश करेगा, रेबेलियन होगा खिलजीज का, ये नॉन टर्किश सेक्शंस पसंद करेंगे। क्योंकि अब आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में बलबन के पूरे राज में, और बलबन का राज बहुत बड़ा है, 1946 से लेके 1986 तक। ये अलग बात है कि गद्दी पर बाद में बैठा है बलबन, लेकिन 1946 से वो डेप्यूटी था, नायब था नसीरुद्दीन महमूद का। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी चल रही थी। बीच में 1.5 साल 2 साल का समय था जिस समय पे उसको निकाला गया था, जिस समय पे वो लड़ रहा था नसीरुद्दीन महमूद से। वो पूरी कहानी मैंने आपको पहले बता रखी है। तो ये भैया तुर्किश सेक्शंस को बलबन बहुत सपोर्ट करता था, सारी इंपॉर्टेंट पोस्टें तुर्किश को मिलती थी। अब जब नॉन तुर्किश सेक्शन में से ये खिलजी सामने आए और उन्होंने रिबेलियन कर दिया सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट, तो सारे नॉन टर्किश सेक्शंस ने मदद की। खिलजीज की बात की जाए तो ये मिक्स्ड ओरिजिन के थे, टर्किश ओरिजिन के भी थे, अफगान ओरिजिन के थे, टर्किश अफगान मिक्स ओरिजिन था इनका। ओके, तो अब यहां पे आप देखोगे कि खिलजीज ने कहीं ना कहीं तुर्किश मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश की, और इस रेबेलियन के बाद जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठेगा, और जलालुद्दीन खिलजी का राज रहेगा 6 सालों का। इस 6 साल के राज के समय जलालुद्दीन खिलजी कुछ अच्छे रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेगा। जैसे कि बलबन के नियम के समय पे, बलबन के राज के समय पे कुछ इंपॉर्टेंट टफ मेजर्स लिए गए थे। अब वो टफ मेजर्स कहीं ना कहीं ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को खराब कर रहे थे। तो सबसे खास बात ये थी कि बलबन के राज के समय पे बलबन बहुत हद तक देख रहा था कि कौन लो कास्ट है, कौन हाई कास्ट है। फिर कहीं ना कहीं बलबन ये नहीं सोचता था कि वो उस जमीन पे किस सेक्शन और किस कम्युनिटी को गवर्न कर रहा है। जलालुद्दीन खिलजी ने समझा कि हम जिस जमीन पे राज कर रहे हैं उस जमीन में ज्यादातर जो लोग हैं वो हिंदूज हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अगर आप पूरी तरीके से एक इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करोगे इंडिया में तो काम चल नहीं पाएगा। क्योंकि इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए या तो आपको बहुत मेजर स्केल पे लोगों को मारना पड़ेगा या कन्वर्जन करना पड़ेगा। अच्छा, कन्वर्जन उस समय पे हुआ था, बट कितने लोगों का कन्वर्जन करोगे भाई, करोड़ों लोग हैं यहाँ पे, और हर इंसान को आप कन्विंस भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी हिंदू को मुस्लिम धर्म में बदलना चाहो, मुस्लिम को हिंदू धर्म में बदलना चाहो, हिंदू को क्रिश्चियन में, क्रिश्चियन को मुस्लिम में, कोई भी आप इंटर रिलीजियस कन्वर्जन करना चाहो, तो चलो आप कुछ लोगों को कन्विंस कर सकते हो। क्या आप सबको कन्विंस कर सकते हो कि एक धर्म छोड़ के दूसरा धर्म पकड़ लो? कोई आदमी सोचेगा कि नहीं भाई, मुझे मेरा धर्म अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लेना दूसरा धर्म। तो आप कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को इस बात पे पूरी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाओगे कि तुम दूसरा धर्म ले लो। तो कन्विंस करके या कन्वर्ट कर नहीं पाएंगे, मान मूर के कितने लोगों को कन्वर्ट करेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इस बात को समझा कि इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको प्योरली इस्लामिक नहीं बनाया जा सकता, इसको कहीं ना कहीं सेक्युलर बनाना पड़ेगा। इंडियन मुस्लिम्स को और इंडियन हिंदूज को भी यहाँ पे चांस देना पड़ेगा, ताकि देश के लोगों को लगे कि हाँ भाई, ये जो सुल्तान राज कर रहा है वो सुल्तान कहीं ना कहीं उनके लिए सोच रहा है। ठीक है, एक्चुअली में जलालुद्दीन खिलजी का एक और फैसेट था। जलालुद्दीन खिलजी जब तक गद्दी पर बैठा था थोड़ा बूढ़ा हो चुका था, और अगले 4-5 सालों में वो और बूढ़ा होगा, टोटल 6 साल वो गद्दी पर बैठा था। तो कहीं ना कहीं उसकी पॉलिसी थोड़ी टॉलरेंस की थी, हार्श पनिशमेंट नहीं देना, लोगों को माफ कर देना। अब एक सुल्तान के लिए इस प्रकार की पॉलिसी को कमजोरी की वजह माना जाता है। उसने जो वीक वीक पॉलिसी कहो या, देखिए पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को उस समय पे वीक पॉलिसी कहा जाता है। पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस अकबर ने भी चली है। अकबर कैसा राजा था? अकबर ने सारे धर्मों को इज्जत दी, अकबर ने सबको इंपॉर्टेंस दी, सबको मिला के चला अकबर।
मैं यहाँ पे अकबर को जलालुद्दीन खिलजी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि जलालुद्दीन खिलजी अपने एंड ईयर्स में ज्यादा मारकाट, ज्यादा लूटपाट, ज्यादा जगहों पे अटैक करके उनके ऊपर कब्जा करना, ये सब जलालुद्दीन करना नहीं चाहता था। और इस पर्टिकुलर एटीट्यूड को कमजोरी समझा गया। जलालुद्दीन खिलजी जो टॉलरेंस लेके आ रहा था, हार्श पनिशमेंट नहीं देना, लोगों को माफ कर देना, ये सब प्रकार की चीजें जब जलालुद्दीन खिलजी ने करनी शुरू की तो भाई बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बात पसंद नहीं आई। लोगों को लगा कि भाई ये तो एक वीक पॉलिसी है, ये तो एक कमजोर राजा की निशानियां हैं। अब ये यहाँ पे आप प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। लेकिन अब समझिए, अगर सुल्तान यहाँ पे बहुत टॉलरेंट हो रहा है तो क्या सुल्तान के टॉलरेंट होने की वजह से बाकी जितने सुल्तान के दुश्मन हैं, या जो लोग अपने अपने इलाकों में रेबेलियन करना चाहते हैं, वो सब क्या सुल्तान के सामने झुक जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं झुकेंगे। उनको तो वही चाहिए जो वो मांग रहे हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स थे जलालुद्दीन खिलजी की पॉलिसी के। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को यह समझ में आया कि भाई जलालुद्दीन खिलजी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और उसने जलालुद्दीन खिलजी को एलिमिनेट भी किया। आप देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर किस्म का शासक था, और सब क्रूर थे। इल्तुतमिश की बात कर लीजिए, बलबन की कर लीजिए, अलाउद्दीन की कर लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लीजिए, और जलालुद्दीन जैसे अगर कुछ रूलर्स थोड़े से भी कम क्रूर होंगे तो उनके साथ वही होगा जो अलाउद्दीन खिलजी ने उनके साथ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक इसका राज था। इसने अपने अंकल को ट्रैकरसली मार दिया, धोखे से मारा। इसके अंकल कौन थे? फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की बेटी की शादी हुई थी अलाउद्दीन के साथ। अगर आप देखो तो अलाउद्दीन खिलजी अवध का गवर्नर था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे अटैक किया डक्कन में, और खूब वहां पे सोना भी जीता। ठीक है, कारा में था उस समय पे आपका अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने गए, तो जलालुद्दीन की आर्मी जा रही थी एक्चुअली में मिलने के लिए। तो जलालुद्दीन खिलजी को लगा कि कहीं मेरी आर्मी देख के अलाउद्दीन खिलजी भाग ना जाए, कहीं उसको ये ना लगे कि लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी कुछ फॉलोवर्स के साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास गए, और अलाउद्दीन खिलजी इसी इंतजार में बैठा था। ये जो पूरा का पूरा सीन है, ये पद्मावत मूवी में भी दिखाया गया कि किस प्रकार से मारा गया। लेकिन हालांकि मूवी में चीजों को बहुत ज्यादा पिक्चराइज किया जाता है। अभी मूवी में दिखाया गया कि मलिक कफूर वहां पे खड़ा हुआ है, जलालुद्दीन खिलजी मलिक कफूर को लेके आए, जबकि यहाँ पे थोड़ी देर में आप स्पेक्ट्रम में देखोगे लिखा हुआ है कि भाई मलिक कफूर बाद में मिला है अलाउद्दीन खिलजी को। तो ओवरऑल मूवीज में जो फैक्ट्स हैं और किताबों में जो फैक्ट्स होते हैं काफ़ी अलग होते हैं। मूवी में चीज़ों को ड्रामेटाइज करने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि कभी भी मूवी से अपने हिस्ट्री के किसी भी पर्सपेक्टिव को मत जोड़िएगा। तो भाई जलालुद्दीन खिलजी को फंसा लिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। अब समझिए, जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद गद्दी पर बैठना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जैसे और भी बहुत सारे वहां पे नॉबल्स थे जो कि जलालुद्दीन खिलजी की सेवा में थे, और वो सब गद्दी पर बैठना चाहते थे। तो जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी मरेगा, हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि एक स्पीयर के ऊपर जलालुद्दीन खिलजी का सर काट के रख के लेके घुसा था, और अपनी लीडरशिप को असर्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात हिस्ट्री में बिल्कुल सही है। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद भी बहुत सारे आप कह सकते हो ऐसे नॉबल्स थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी की अथॉरिटी को रेजिस्ट कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को हटा के गद्दी पर बैठना चाहते थे। तो यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब खेला अलाउद्दीन खिलजी ने। जिन लोगों को पैसा दे के सोना दे के जीत सकता था अलाउद्दीन खिलजी ने, उनको वो सोना दे के जीता। जिनको मार के जीत सकता था उनको मार के जीता। कहते हैं ना कि भाई गद्दी पर बैठना है तो गद्दी पर बैठने के लिए कोई ईमान धर्म कुछ नहीं है, जैसे तैसे करके बस चीजों को कर दो। और आप समझो कि अलाउद्दीन खिलजी का कोई, आप समझ, जब जब भी कोई पॉलिटिक्स में इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठा है ना, उसके लिए एथिक्स 1% भी मायने नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को सोना देके अपने साइड मिला लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी को यह पता था कि ये लोग जो पैसे देने की वजह से मेरी तरफ आ गए हैं, ये कल की डेट में किसी और बात पे मेरी तरफ से अगेंस्ट भी पलट सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को बात पता थी। क्योंकि देखिए, लॉयल्टी अगर पैसों से जुड़ी हुई हो तो फिर जो ज्यादा पैसे दे देगा उसकी तरफ लॉयल्टी हो जाएगी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उन लोगों को भी जान से मार दिया जो पैसे की वजह से उसके पास आए थे। समझ गए आप बात को? और उनकी प्रॉपर्टीज कंफिस्केट कर ली। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि अलाउद्दीन खिलजी को लगे कि वो उसकी अथॉरिटी को रेजिस्ट कर सकता था, उसको उड़ा दिया उसने। फिर भाई अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को भी खूब मारा। आपको पता है कि बलबन के समय पे ही कुछ मंगोल्स थे जो कि आके दिल्ली के आसपास इकट्ठा होकर रहने लगे थे। तो वहां पे ऐसा सुनने में आया कि उन मंगोलों के बीच में कोई प्लानिंग चल रही है, और प्लानिंग इस बात की चल रही है
कि वो जैसे तैसे करके दिल्ली के ऊपर अटैक करेंगे, दिल्ली के अगेंस्ट काम करेंगे। अभी जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चली कि मंगोलों के बीच में कोई इस प्रकार की प्लानिंग हो रही है जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट जा सकती है, तो उसने हजारों की तादाद में मंगोलों को भी काट दिया जो दिल्ली के आसपास रह रहे थे। समझ गया बात? आपको पता होगा कि बलबन के समय पे एक ट्रूस हो गया था, और उस ट्रूस के चलते कहीं ना कहीं बलबन ने पीछे की तरफ धकेल दिया था मंगोली आर्मी को। तो उस ट्रूस के चलते कुछ मंगोल्स आके दिल्ली के इलाके में सेटल हो गए थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। आपको मैंने पहले ही बताया है कि मंगोल्स में इस्लाम धर्म के लोग, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सब लोग मानने वाले मंगोलों की आर्मी में थे। तो मंगोल्स ऐसा नहीं है कि रूलर चंगेज खान था तो केवल मुस्लिम धर्म को मानते थे, उसमें हर धर्म के लोग थे। फिर आप देखो कि जो रेबल्स थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट बोलते थे, उनको हार्श पनिशमेंट देने के साथ साथ उनके बच्चों और उनकी बीवियों को भी हार्श पनिशमेंट देता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का सीधा मतलब क्या था? अलाउद्दीन खिलजी लोगों के बीच में डर बना कर रखना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी जानता था कि भाई मेरे खिलाफ अगर कोई कुछ करेगा और मैं उसको माफ कर दूंगा तो एक दूसरे इंसान को शय मिल जाएगी मेरे खिलाफ कुछ करने की। और अगर किसी ने कुछ किया और अलाउद्दीन खिलजी ने उसके मारा, उसके बीवी बच्चों को ही मारा, तो फिर कोई दूसरा आदमी करने से पहले सोचेगा, क्योंकि जब दूसरा आदमी अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट कुछ करेगा तो उसको याद रहेगा तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, मेरे बीवी बच्चे भी मरेंगे। तो लोग कहीं ना कहीं डरेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अगेंस्ट कुछ बोलने में। ठीक है। फिर आप देखोगे कि जो नॉबल्स थे उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस लेके आया अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने नॉबल्स के रहने के तरीके पे रोक लगानी शुरू की। पहले क्या थे, जो टर्किश चीफ्स थे, नॉबल्स थे, जरूर से ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जीते थे, लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते थे। अलाउद्दीन ने सब बंद करवाया। अलाउद्दीन ने बोला कि भैया इनको रोको। तो ये जो बैंकेट्स ऑर्गेनाइज करवाना, फेस्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाना, मैरिज अलायंसेस करना, इसमें क्या होता था कि भैया पैसा लगता था, किसी फेस्टिविटी में पैसा खत्म होगा, तो जरूरत से ज्यादा लग्जरी को यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी रोकना चाहता था। तो बहुत सारी पार्टीज होती थी, तो किसी एक नॉबल ने पार्टी दी, उस पार्टी में शीशम बटरा, मतलब होता है ना कि आज की डेट में अपनी सोसाइटी में हम लोग क्लास को कंपेयर करते हैं, अरे उसने एसी ले लिया, अरे उसने 1 टन का लिया, मैं 2 टन का लूंगा। आजकल ये होता है, ठीक है ना, नॉर्मल लेवल की। जो उस समय की पॉलिटिक्स क्या होती थी, अरे उस नॉबल ने फला फला पार्टी में सबको ये दिया, इतर बांटा, अच्छा मैं सोना बांटूंगा, कोई बोलेगा मैं चांदी बांटूंगा। तो इस प्रकार से ये जो नोबिलिटी थी वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट खर्चे करती थी, बहुत पॉम्पस मैरिज अलायंसेस करती थी। ये सब करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की परमिशन चाहिए थी, और अलाउद्दीन खिलजी इस बात की परमिशन नहीं देता था। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे नोबिलिटी को औकात में रहना सिखा रहा था, ताकि ये नोबिलिटी अपनी औकात ना भूले। पहले नोबिलिटी इस पॉम्पस शो के चलते कहीं ना कहीं अपनी औकात भूल जाती थी, वो मोनार्की से उलझने लगती थी। इस बात को अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल बंद करना चाहता था। कहीं ना कहीं बलबन ने इस टर्किश चीफ्स की इस हरकत के ऊपर काफी लगाम लगा रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रॉपर लगाम लगा रहा था यहाँ पे। फिर फेस्टिव पार्टीज को रोकने के लिए उसने वाइन और इंटॉक्सिकेंट्स को बैन कर दिया। कोई शराब नहीं पिएगा, कोई दारू नहीं पिएगा। आप सोचिए आज की डेट में जितने दारूबाज हैं उनको शराब ना मिले तो उसको क्या ही होगा। वो तो फंडामेंटल राइट्स की बात करने लगेंगे कि भैया मेरे को दारू नहीं मिल रही, मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। उस समय पे अलाउद्दीन खिलजी ने जो बोल दिया वो होगा, फंडामेंटल राइट वायलेट हो चाहे कुछ वायलेट हो। फिर आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही डिटेल्ड स्पाई सर्विस बनवाई, और ये स्पाई सर्विस सुल्तान को हर चीज के बारे में जानकारी देगी कि नॉबल्स क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सुल्तान को बैठे बैठे हर चीज की जानकारी यहाँ पे मिल रही थी। तो इस सब हार्श मेथड के दम पे अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो नॉबल्स थे ना, इनको क्राउन के सबसर्विएंट बना दिया, इनको क्राउन के कंट्रोल में ले आए। और अलाउद्दीन खिलजी की लाइफ टाइम में आपको ज्यादा रेबेलियंस नहीं दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टेप्स लिए थे वो कहीं ना कहीं खिलजी डायनेस्टी के अगेंस्ट चले गए। क्योंकि प्रॉब्लम थी, नोबिलिटी किसी भी एक साम्राज्य की ताकतवर बेस होता है। नोबिलिटी वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि जिनके अंदर बहुत समझ होती है, जो कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जानते हैं। कल की डेट में अगर साम्राज्य के ऊपर कोई परेशानी आएगी तो राजा की मदद कौन करेगा, राजा को सुझाव कौन देगा, तो नोबिलिटी देगी। अब इसलिए नोबिलिटी का टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी एक डोसाइल नोबिलिटी बना रहा था, एक ऐसा मिनिस्टर्स, एक ऐसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वाले लोगों को बना रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी बोले कि कूदो तो वो कूद जाए, कुर्सी पे बैठो तो वो कुर्सी पे बैठ जाए। तो इस नई नोबिलिटी के पास ज्यादा दिमाग नहीं था, ना वो ज्यादा दिमाग लगाना चाहती थी। उनको एक चीज दिमाग में समझ में आ गई थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया है वो हमको करना पड़ेगा। तो नोबिलिटी की क्वालिटी यहाँ पे गिर गई थी, और अब नोबिलिटी कोई भी दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा उसको मान लेगा। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई 1316 में,
तो अलाउद्दीन जो खिलजी का जो ये गुलाम था मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के एक माइनर बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। यहाँ पे मलिक कफूर को किसी ने भी अपोज नहीं किया। मलिक कफूर ने बोला कि इसके माइनर सन को गद्दी पर बैठा देता हूँ और मैं इसके बिहाफ पे राज करूंगा। किसी भी नोबिलिटी ने कुछ नहीं बोला। जब कफूर मिला तो कफूर के बाद फिर आप देखोगे थोड़े दिन बाद मुबारक खान आएगा। मुबारक खान के बाद गद्दी पर खुसरो खान बैठेगा और खुसरो खान एक हिंदू कन्वर्ट था। तो ये सब लोग जब गद्दी पर बैठ रहे थे, कहीं ना कहीं नोबिलिटी भी एक्सेप्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे। मतलब चीजें बदलने लगी थी। ये चीज अच्छी भी थी, ये चीज बुरी भी थी। जब थ्रोन बदलती तो जो नया पर्टिकुलर पर्सन गद्दी पर बैठता है ये देखना बहुत जरूरी कि वो उसके काबिल है कि नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे काबिलियत नहीं देखी जा रही थी। यहाँ पे जो भी गद्दी पर बैठ जा रहा था उसके खिलाफ ज्यादा अपोजिशन नहीं हो रहा था। तो जब खुसरो खान भी गद्दी पर बैठा तो ज्यादा उसके खिलाफ अपोजिशन नहीं हुआ। ना मुस्लिम नॉबल्स ने अपोजिशन किया, ना दिल्ली की आबादी ने। अच्छा चलो दिल्ली की आबादी आम लोग क्या ही अपोजिशन करेगी, कम से कम नॉबल्स को तो अपोज करना चाहिए था। समझ गए। आप देखो रजिया सुल्तान के बाद जो भी रूलर्स आए और बलबन का गद्दी पर बैठना मुश्किल कर दिया चहलगानी ने, टर्किश चीफ ने। और यहाँ पे खुसरो खान आराम से गद्दी पर बैठ रहा था, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। अब समझिए बात को, यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ये जो खुसरो खान था, ये जो मुबारक खान था, ये सब कौन थे, ये सब अगर आपको बातें जाननी है ना तो मैंने आपको कुछ वीडियोस के रेफरेंसेस दिए, उन वीडियो को देखी जाके। मिडवाइवल हिस्ट्री की जो मेरी प्लेलिस्ट है, मेरी चैनल में पड़ी हुई है, मिडवाइवल हिस्ट्री प्लेलिस्ट, मेरा नाम अर्शिद उद्दीन सा सर्च मारिए। उसमें अलाउद्दीन खिलजी के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, ठीक है ना, जो भी लैंड रिफॉर्म से अलाउद्दीन खिलजी के, पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी, ये सब मैंने बता रखी है। तो उन 5 से 6 वीडियोस को देख लीजिए जाके, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रहे हैं। तो अगर खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स की बात की जाए तो सबसे पहले गद्दी पर कौन बैठा? शाइस्ता खान, जिसको आप जलालुद्दीन खिलजी भी बोलते हैं, जिसको मलिक फिरोज भी कहा जाता है। वो 1290 से लेकर 1296 यानी 1290 एडी से 1296 एडी तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद जो सबसे बड़ा रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको आप अली गुरशाब भी बोलते हो, वो 1296 एडी से 1316 एडी तक गद्दी पर बैठा। 1316 एडी में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके गुलाम मलिक कफूर ने उसके माइनर सन, जिसका नाम था उमर खान, उसको शाह शिहाबुद्दीन भी बोलते थे, उसको गद्दी पर बैठाया। और 1316 एडी के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा? तो मुबारक खान गद्दी पर बैठेगा, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। और मुबारक खान 1316 एडी से लेकर 1320 एडी तक राज करेगा। जब मुबारक खान मरेगा तो मुबारक खान का भी एक गुलाम था जिसका नाम था खुसरो खान, वो गद्दी पर बैठेगा। तो ये पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि एक लीनियज है यहाँ पे। हालांकि इस लीनियज को मैंने बहुत ढंग से पुरानी रेफरेंस वीडियो में समझा रखा है, तो आप पुरानी रेफरेंस वीडियो जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई, आप जरूर देख लीजिए। तो जब आपको मैंने पहले बताया अलाउद्दीन खिलजी मरा, मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के माइनर बेटे को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। और अलाउद्दीन के जो बाकी बेटे थे उनको इम्प्रिजन कर दिया, ब्लाइंड करवा दिया, और नौबस ने कोई अपोजिशन नहीं किया। मतलब कि मलिक कफूर भी यहाँ बहुत तेज था। भले वो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, बट अलाउद्दीन खिलजी के बेटों को ब्लाइंड कर रहा था और उनको अपंग कर रहा था ताकि वो गद्दी पर ना बैठ पाए। और मलिक कफूर ने एक ऐसे पर्टिकुलर माइनर सन को अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी पर बैठाया जो कि सारी बातें उसकी मानेगा। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद गुलामी नहीं, ठीक है ना, राज दिख रहा था यहाँ पे मलिक कफूर को। ओके, तभी तो वो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को मार रहा था। तो यहाँ पे मारना मुरना कोई बहुत नॉर्मल बात थी, ठीक है ना, गद्दी के लिए कुछ भी करेंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि मलिक कफूर भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाए, इनको पैलेस गार्ड्स ने मार दिया। मलिक कफूर के बाद गद्दी पर, जैसे मैंने आपको बताया, मुबारक खान आएंगे, और मुबारक खान भी कुछ बहुत तगड़े तरीके से मजे में रहते हैं। मुबारक खान का एक गुलाम था जिसका नाम था खुसरो खान। खुसरो खान के साथ प्रॉब्लम ये थी कि खुसरो खान को जब मालवा का ऑपरेशन हुआ था ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पे अटैक किया था और वहां पे हिंदू फैमिली का था ये खुसरो खान। इसको पकड़ के ले आया गया था, इसको गुलाम बनाया गया, और काफी कुछ गलत हुआ इसके साथ। बाद में ये होमोसेक्सुअल बन गया और ये गुलाम था प्रॉपर तरीके से मुबारक खान का। जिस तरीके से मलिक कपूर, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी हो तो पद्मावत मूवी में जब वो मलिक कपूर एंट्री मारता है राणा के महल में, तो राणा का जो सेवक होता है वो कैसे इंट्रोडक्शन देता है कि ये देखिए मलिक कपूर है, अलाउद्दीन खिलजी की बेगम ही समझिए। उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो खुसरो खान था ये मुबारक खान की बेगम ही समझिए आप। तो कुल मिला के, लेकिन इस खुसरो खान के अंदर मुबारक खान के लिए बहुत घृणा थी। अंदर ही अंदर वो मुबारक खान से बहुत नफरत करता था। उस समय पे जो बहुत अलग अलग नॉबल्स थे ना, उन्होंने मुबारक खान को समझाया भी कि तुम इस खुसरो खान से बच के रहो, ये खुसरो खान ठीक नहीं है, ये तुम्हारा भला नहीं चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं
कैसे भी करके मुबारक खान का यहाँ पे भरोसा जीत लिया था इस खुसरो खान ने, और अंदर से ही खुसरो खान चाल चल रहा था, और एंड में कहीं ना कहीं मुबारक खान की मौत में भी खुसरो खान का ही हाथ था। और जब बाद में खुसरो खान गद्दी पर बैठेगा, मुश्किल से वो 2 महीने गद्दी पर बैठेगा, लेकिन वो खिलजी डायनेस्टी के पूरे वंश को ही समाप्त कर देगा। जितने भी मुबारक खान के बेटे थे, जो भी उसकी फैमिली में था, सबको मार देगा यहाँ पे खुसरो खान। खुसरो खान को बदला वैसे भी लेना था, वो कन्वर्टेड था, उसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया था, उसके साथ जबरदस्ती अत्याचार किया गया था, उसके दिमाग में था कि मेरी फैमिली को मारा इन लोगों में, तो उसको अंदर बहुत गुस्सा था, और वो बहुत तेज था, बहुत दिमाग वाला था। उसका क्या था कि आप समझिए, खुसरो खान की मेंटेलिटी यहाँ ये नहीं थी कि राज करना है, उसकी मेंटेलिटी थी कि मुझे बदला लेना है। अगर मेंटेलिटी राज करने वाली होती तो शायद वो लंबा टिक जाता यहाँ पे, लेकिन आप देखोगे कि खुसरो खान लंबा नहीं टिक पाएगा। 1320 में एक नए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स आएंगे जिनको लीड कर रहे होंगे गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक रिवॉल्ट करेंगे, फाइनली खुसरो खान हार जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक के अगेंस्ट खुसरो खान को मार दिया जाएगा, और अब गद्दी पर बैठेंगे तुगलक। ठीक है भाई, तो ये कहानी थी खिलजीज की। खिलजीज की कहानी को और डिटेल में समझने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, जो मैंने मिडियल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट दी है, उसको जाके देख लीजिए। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप सीधे उस प्लेलिस्ट पे जाके देख लोगे। 3 से 4 इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो उसमें बना रखी। तुगलक की बात की जाए तो 13 से 20 एडी से लेकर 1412 एडी तक इन्होंने राज किया। तुगलक के बाद एक और डायनेस्टी आई थी, सैयद डायनेस्टी, 14 से 14 एडी से लेके, मतलब 14 से 14 या 1413 एडी से लेकर 1451 एडी तक। बट सैयद डायनेस्टी की ज्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनके किसी भी रूलर ने कुछ नहीं किया है, इसलिए सैयद डायनेस्टी की कोई बात करता ही नहीं था, एग्जाम्स के लिए बिल्कुल ही वो अनइम्पॉर्टेंट सी हो जाती है। शुरुआत करते हैं तुगलक से। तुगलक ने भाई नई डायनेस्टी बनाई, 1412 तक ये डायनेस्टी रूल करेगी। 3 सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं आपके तुगलक डायनेस्टी के, एक तो थे घियासुद्दीन तुगलक, दूसरा उनका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक। तुगलक्स के बारे में भी मैंने मिडियल हिस्ट्री वाली वीडियो में प्लेलिस्ट में वीडियोस बना रखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक का रूल था 1324 एडी से लेकर 1351 एडी तक। उसका नेफ्यू था फिरोज शाह तुगलक, उसका रूल था 1351 एडी से लेकर 1388 एडी तक। ठीक है, अब आप समझिए, पहले जो 2 सुल्तान थे घियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके अंदर जो इलाका था ना, उसमें ऑलमोस्ट पूरा का पूरा देश आता था, उसमें डेक्कन भी आते थे। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक राज में आएगा तो कहीं ना कहीं इलाका थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब देखिए, सतीश चंद्रा में तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, गाजी मलिक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने मिडिल हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर बताऊंगा, क्योंकि एक कंप्लीशन होना जरूरी है। गाजी मलिक जो था, जो गियासुद्दीन तुगलक था, 1320 एडी से लेकर 1325 एडी तक उसका राज चलेगा। ठीक है, 1320 एडी से लेकर 1325 एडी तक गियासुद्दीन तुगलक का राज चलेगा। ठीक है भाई, ये जो तुगलक पॉलिसी थी, ये मंगोल्स के अगेंस्ट बहुत खतरनाक थी। मंगोल्स ने अपने कुछ इनवॉइस भेजे होंगे, कुछ लोगों को भेजा होगा तुगलक से बात करने के लिए, गियासुद्दीन तुगलक से। गुयासुद्दीन तुगलक ने उन इनवॉइस को मार दिया। जो भी मंगोल प्रिजनर्स यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के हाथ में थे, उनको बहुत बुरी तरीके से उनके साथ एक्ट किया। तुगलकाबाद फोर्ट गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है। ठीक है, अगर आप गियासुद्दीन तुगलक की बात करो तो पोस्टल फील्ड में, जुडिशियल फील्ड में, इरिगेशन में, पुलिस में इसने कुछ अच्छे काम किए। बंगाल का इलाका, उड़ीसा का इलाका, जिसको उस समय पे उत्कल भी कहा जाता है, साथ साथ वारंगल का इलाका, ये सब गियासुद्दीन तुगलक के समय पे कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के अंदर आया। ओके, और उसके बाद आप देखोगे मृत्यु हो गई इसकी 1325 ईडी में, और इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जूना खान। ठीक है, तो घियासुद्दीन तुगलक मरा। घियासुद्दीन तुगलक इसलिए मर गया था, असल में हुआ ये कि अफगानपुर नाम की जगह है, वहां पे फरवरी 1325 में ये घियासुद्दीन तुगलक पहुंचा, और घियासुद्दीन तुगलक के साथ था उसका दूसरा बेटा प्रिंस महमूद खान। अब घियासुद्दीन तुगलक और प्रिंस महमूद खान एक वहां पे एक ऐसे वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, और वो वुडन प्लेटफॉर्म वहां पे कोलैप्स हो गया, और उसके कोलैप्स करने के चलते ही यहाँ पे घियासुद्दीन तुगलक की और प्रिंस महमूद खान की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ओके, तो ये इवेंट है 1325 एडी का। इब्न बतूता नाम का ये जो हिस्टोरियन है, इसने बताया है कि ये जो वुडन पेवमेंट कोलैप्स हुआ था, जिसमें कि घियासुद्दीन तुगलक और उसके दूसरे बेटे की जान गई थी, कहीं ना कहीं ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ना, ये जूना खान की थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि कहीं ना कहीं घियासुद्दीन तुगलक का ही क्राउन प्रिंस था, उसी की ये यहाँ पे षड्यंत्र था कि उसने मारा था। चूंकि ऑब्वियस बात है, घियासुद्दीन तुगलक जिंदा रहता तो कई साल जिंदा रहता,
और हो सकता है कि वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा हो, तो उसने यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करके मार दिया। और एक बात तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक अपने इम्पेशेंस के लिए जाना जाता है। अभी आगे जब मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज बताऊंगा ना, तो वहां पे साफ साफ आपको समझ में आएगा कि भाई ही वॉज अ वेरी इम्पेशेंट गाय। तो इस बेसिस पे भी कहा जाता है कि शायद वो गद्दी के लिए बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा था, इसलिए उसने अपने बाप और भाई को मार दिया। और गद्दी तो गद्दी थी उस समय पे, उसके लिए तो कुछ भी करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का रेन आता है 1325 एडी से लेकर 1361 एडी तक, लगभग 36 साल तक यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक राज करेगा। ओके, 1327 एडी में वो फिर से वारंगल के ऊपर कब्जा कर लेगा, जो कि पहले उसके हाथ से निकल गया था गयासुद्दीन के हाथ से। दोआब रीजन में कहीं ना कहीं ट्रेजरी एम्प्टी होने लगी। इसने क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि वो इलाके जहाँ पे फॉरेस्ट है, सॉरी वो इलाके जहाँ पे फर्टाइल लैंड, जैसे कि दोआब का इलाका हो गया, दोआब मतलब गंगा जमुना के बीच का जो इलाका है वो तुगलकों के अंदर था। तो वहाँ पे जो फार्मर्स एग्रीकल्चर करते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को पैसे की कमी थी, कुछ ज़्यादा ही वो पैसे उड़ाता था, तो इसके चलते उसको लगा था कि ट्रेजरी भरनी है। तो ट्रेजरी कैसे भरोगे, टैक्स ज़्यादा वसूल हो। जब उसने टैक्स ज़्यादा वसूलना शुरू किया, किसान त्राहिमाम करने लगे। किसानों ने बोला कि इतना टैक्स देने से अच्छा है कि हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे, और किसान जंगल में भाग गए। मतलब इतना ज्यादा किसानों के ऊपर टैक्स लगा दिया कि किसान जंगल में भाग गए। जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि किसानों ने खेती बाड़ी करने से मना कर दिया, वो जंगल में भाग गए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑर्डर इशू कर दिया कि जाओ और जाके इन सारे किसानों को मारो, इनको ढूंढ के लाओ, अगर किसानी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मार दो। तो इस प्रकार का संतकी था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि अपनी कैपिटल को सोचा कि दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करूंगा। अगर डेक्कन में एक्सपेंड करना है तो आपको अपनी कैपिटल को अपने साम्राज्य के बीच में रखना होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि दिल्ली कैपिटल ठीक नहीं, देवगिरी कैपिटल ठीक है। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक अगर केवल कैपिटल को कुछ मिनिस्टर को लेके जाता तब तो बात सही थी। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पागल आदमी था, उसने सोचा कि पूरी की पूरी दिल्ली की जनता को लेके चलेंगे। अभी दिल्ली की जनता इतने सालों से किसी एक पर्टिकुलर घर में रह रही है, उनका पुश्तैनी का घर, उनकी जगह, उस पर्टिकुलर इलाके से वो लोग यूज्ड टू थे, सब आसपास के पड़ोसी, हालांकि सारे पड़ोसी साथ में चल के ही जा रहे थे देवगिरी, लेकिन अपनी जगह छोड़ना तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लोग चाहते नहीं थे जाना। बट तुगलक पागल आदमी था, इसलिए उसको सनकी कहा जाता है। जॉली एलएलबी 2 में आप देखिए वो वकील कोर्ट के ऊपर क्या बोलता है बैठ के कि ये तुगलक मतलब ये दिल्ली नहीं है, अवध है, तुगलक मत समझिए अपने आप को जज की कुर्सी। मतलब तुगलक को बेसिकली सनक के साथ एसोसिएट किया जाता है। मतलब तुगलक अपनी सनक में कुछ भी बोल देता था और सब लोगों को उसकी सनक में चीजें माननी पड़ती थी, जबकि वो चीजें बिल्कुल गलत होती थी। दिल्ली की कैपिटल अगर आप देवगिरी लेके जा रहे हो तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल शिफ्ट करो, पूरी जनता लेके मत जाओ। लेकिन ये पूरी जनता लेके चलने लगा, आधे लोग रास्ते में मर गए। जब आधे रास्ते में मर गए तो उसने बोला कि वापस जाओ, वापसी में बहुत लोग मर गए, पूरी दिल्ली वीरान पड़ गई, बिल्कुल ही फेल हो गया इसका कैपिटल शिफ्टिंग वाला अरेंजमेंट। इसलिए इसको पागल बोला जाता है, सनकी बोला जाता है। फिर तुगलक ने कॉपर करेंसी सिस्टम शुरू किया। कॉपर टोकर करेंसी क्या थी, देखिए सोने चांदी की तो कमी पड़ गई थी, तो सोने चांदी के सिक्के कैसे बनाओगे। तो अब सोने चांदी के सिक्के नहीं बनाएंगे, तो तुगलक ने बोला एक काम करो कॉपर के बना दो सिक्के। कॉपर तो खूब अवेलेबल है, ठीक है भाई, रॉयल सील लगेगी कॉपर पे, सिक्के बन जाएंगे। लेकिन अब परेशानी है भाई, जितने भी आयरन स्मिथ थे उन्होंने सबने अपनी भट्टियों पे सिक्के बनाने शुरू कर दिए। होता क्या था, एक कॉपर का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसके ऊपर सील मार दी, इंपीरियल सील बन गया करेंसी। अभी इंपीरियल सील बनाना बहुत आसान था। तुगलक यहां ये भूल गया कि करेंसी आप आसानी से प्रिंट कर रहे हो, अच्छी बात है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रिंट करने की ताकत केवल केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। आरबीआई के जो रुपये के नोट्स हैं, तो अगर हम अपने घर में बनाने लगे तो क्या हालात हो गए आप समझ सकते हो। फिर तो सब बैठे बैठे रात भर में करोड़पति हो जाएंगे, पूरा घर नोट ही बनाने लगेगा। यही होने लगा उस समय पे। तुगलक की जो करेंसी थी वो उसकी इंपीरियल ट्रेजरी से निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर घर में हर घर में जहां पे भी लोहार था वो करेंसी खुद ही बनाने लगे, क्योंकि बस कुछ नहीं करना है, कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर इंपीरियल सील मार देंगे, बस इंपीरियल सील को कॉपी करना है। तो उसके चलते उसका टोकन करेंसी का सिस्टम भी फेल हो गया। महंगाई बहुत बढ़ गई, क्योंकि क्या थी कि एकदम से बहुत सारे कॉपर कॉइन्स पहुंच गए मार्केट में, सामान तो लिमिटेड है ना। तो पहले जो चीनी 10 कॉपर कॉइन्स की मिलेगी वो 1000 कॉपर कॉइन्स की मिलेगी, क्यों, क्योंकि कॉपर कॉइन्स भर भर के हैं वहां पे। तो उसका ये करेंसी वाला जो प्लान था ये भी चेंज हो गया। फिर खुरासन, इराक, ट्रांसोक्सानिया जो कजाकिस्तान, साउथ किर्गिस्तान का इलाका है, इसके ऊपर कब्जा करने के लिए 3,70,000 की आर्मी बनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो भी नहीं हो पाई। उसकी आर्मी जब पहाड़ों में पहुंची वहां पे लोग मरने लग गए, इतनी ठंड थी।
ये भी उसका बेकार हो गया हिसाब। फिर जो मंगोल लीडर था तमाशरीन नाम का, ये इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा था। इसके अटैक को रोकने के लिए कहीं ना कहीं तुगलक ने उसको खूब सारे पैसे दिए, इसलिए भी इसके पैसे खत्म हो गए। एक्चुअली में अगर आप तुगलक के मेजर्स को देखोगे, कहीं ना कहीं उसके मेजर्स अच्छे थे, बट जब इतने बड़े इलाके में, इतने बड़े अंपायर में आप मेजर्स को इंप्लीमेंट करते हो, आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, और इस चीज़ की खासा कमी थी तुगलक के अंदर, उसके अंदर पेशेंस नहीं था। फिर बात करते हैं फिरोज तुगलक की। फिरोज तुगलक गियासुद्दीन तुगलक का छोटे भाई का बेटा था। अगर आप फिरोज तुगलक की बात करो तो जितने भी तकावी, तकावी क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे एग्रीकल्चर लोन बांटे थे लोगों के बीच में, उनको तकावी बोला जाता था। तो सारे तकावी बंद कर दिए फिरोज शाह तुगलक ने। रेवेन्यू ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ाई। 4 प्रकार के टैक्स थे फिरोज शाह तुगलक के समय पे: खरज, खम्स, जिजिया, जकत। जिजिया ऑब्वियस सी बात है, ये रिलीजियस पिलग्रिम्स पे लगता था। वो हिंदू जो कि अपने धर्म, धार्मिक स्थिति से जाना चाहते थे, उनके ऊपर जिजिया लगाया जाता था। ज़कात क्या था, जो मुस्लिम्स पे टैक्स लगाया जाता था स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पसेस के लिए। खम्स क्या था, वार बूटी, तो भाई कहीं आपने जंग की और जंग में आपने जो भी सोना लूटा या जो भी सामान लूटा, उसका 20% आपको देना पड़ेगा, 1/5 देना पड़ेगा। खर्च क्या है, जो भी आपकी ज़मीन पे पैदा हो रहा है उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी कराया फिरोज तुगलक ने, 150 वेल, 100 ब्रिजेस, बहुत सारे डैम्स बनवाए हैं। फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, ये जो सिटी है वो फिरोज तुगलक ने बनवाई हैं। ब्राह्मण्स के ऊपर उसने जिजिया लगवाया। उसने हॉस्पिटल्स भी बनाए। जो हॉस्पिटल्स बनवाए थे फिरोज तुगलक ने, उनको बोला गया दार उल शफा। जो मैरिज ब्यूरोज बनाए गए उनको बोला गया दीवानी खैरात। और एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी बनाया। तो मैरिज ब्यूरो, दीवानी खैरात, दार उल शफा, हॉस्पिटल, गरीबों को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए दीवाने इस्तिबाक, ये सब चीजें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक ने करी हैं। जगन्नाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर था फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में, याद रखिएगा, उसका नाम था जियाउद्दीन बरानी। किताब फिरोज शाही एक फिजिक्स से रिलेटेड बुक है, जो कि कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक के साथ एसोसिएटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे आपके फिरोज शाह तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और आपके गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। इनके रिस्पेक्ट में जो और वीडियोस हैं उसके रेफरेंस मैंने आपको दे दिए।